क्लास, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है? शुरू कर सकते हैं। कैन वी स्टार्ट? चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है आज का। अच्छी तरह से सुनिए। आज हम दो तरह के टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। एक का नाम है सेल्फ इंडक्टेंस और एक का नाम है म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, अगर आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आए तो इन दोनों टॉपिक की मदद से आप एक ट्रांसफॉर्मर नाम का टॉपिक समझ पाएंगे। ठीक है, और ट्रांसफॉर्मर आपके बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके एंट्रेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए सबसे पहले सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा जाएगा, फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ा जाएगा और फिर ट्रांसफॉर्मर पढ़ा जाएगा। ये स्टोरी है जो आपको दिमाग में रखनी है। तो कृपया करके हम स्टार्ट करते हैं विद सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस में क्या हो रहा है, पहले उसको हिंदी अनुवाद में समझने की कोशिश करते हैं। वायर में से करंट फ्लो होगा, पहला पॉइंट। कोई भी आपके पास एक वायर होगी, उसमें से करंट फ्लो होगा से अच्छा करंट फ्लो करेंगे। ठीक है। सेकंड, करंट की वैल्यू को वेरी करेंगे। वेरी करेंगे का मतलब करंट की वैल्यू को हम बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? विथ द हेल्प ऑफ रियोस्टैट, जिसको कहीं ना कहीं RH बोलते हैं। एज current will vary, this implies magnetic flux in wire will vary. चौथा पॉइंट, as flux will vary, EMF will be induced in the same wire. इन चार पॉइंट को अभी मैं आपको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करता हूं। मैंने पहले लिख दिया आपके सामने, ताकि अभी जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो एक एक पॉइंट हम पढ़ेंगे और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने एक डायग्राम पेश करता हूं। सपोज कीजिए कि आपके पास एक यहां पे इस तरह से एक बैटरी है, उस बैटरी के साथ एक रियोस्टैट कनेक्टेड है। आई होप रियोस्टैट का मतलब आपको पता होगा। रियोस्टैट एक वेरिएबल रजिस्टर होता है, उसके साथ यहां पे एक कॉइल या एक वायर लगी हुई है, इसको बोला जाता है कॉइल। ठीक है, ऐसे गोल गोल घुमा के रखते हैं, इसको कॉइल बोलते हैं। ठीक है, जब ये बैटरी को आप टर्न ऑन करोगे तो इस बैटरी में से करंट निकलेगा। तो बैटरी से करंट निकलता है पॉजिटिव टर्मिनल से ऐसे, और वो फ्लो करता है नेगेटिव टर्मिनल तक। बराबर। सो RH माने क्या? रियोस्टैट। बचपन में कभी ना कभी रियोस्टैट आपने देखा होगा। RH
यानी कि रियोस्टैट। वी कैन वेरी रेजिस्टेंस ऑफ अ रियोस्टैट। मतलब आप रियोस्टैट की मदद से आप रेजिस्टेंस का बदलाव कर सकते हो, रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो। रेजिस्टेंस बढ़ाना या घटाना रियोस्टैट की मदद से किया जा सकता है। सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा? सबसे पहला मैंने पॉइंट लिखा वायर में से करंट फ्लो करेंगे। पहला पॉइंट डन। क्या वायर में से करंट फ्लो हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। बैटरी आपने टर्न ऑन की, बैटरी के टर्न ऑन करने की वजह से आपके इस वायर से, अच्छा मुझे यहां पे वर्ड चेंज करके कॉइल कर देना चाहिए। करंट की वैल्यू को वेरी करेंगे विद द रियोस्टेट एज द मैग्नेटिक फ्लक्स इन कॉइल विल वेरी एज द फ्लक्स इंड्यूस्ड ईएमएफ विल इन द सेम कॉइल। वायर से अच्छा कॉइल। तो क्या पहला पॉइंट हमें समझ में आ रहा है कि जैसे ही बैटरी ऑन हो रही है, इस कॉइल में से करंट फ्लो हो रहा है। क्या पहला पॉइंट डन है सब लोगों के लिए? एनी इश्यूज इन फर्स्ट पॉइंट? कॉइल में से करंट फ्लो करेंगे, बस इतना है ना। कोई दुख, कोई दर्द, कोई तकलीफ किसी को, कॉइल में से करंट फ्लो करेंगे, बस इतना समझना है। हो गया? डन? बराबर? बढ़िया बढ़िया। अगला पॉइंट पढ़ रहे हैं हम। अगला पॉइंट पढ़ रहे हैं करंट की वैल्यू वेरी करेंगे विथ द हेल्प ऑफ रियोस्टैट। अरे भाई, करंट की वैल्यू कैसे वेरी करेंगे? अगर मैंने रियोस्टैट की वैल्यू बढ़ा दी तो करंट की वैल्यू घट जाएगी। अगर मैंने रियोस्टैट की वैल्यू घटा दी तो करंट की वैल्यू वापस बढ़ जाएगी। तो क्या मैं रियोस्टैट की मदद से करंट की वैल्यू घटा और बढ़ा सकता हूं? बिल्कुल बढ़ा सकता हूं। जिन लोगों ने रियोस्टैट देखा होगा उनको पता होगा रियोस्टैट कुछ इस तरह से दिखाई देता है और उसके ऊपर एक इस तरह से एक नॉब होता है। इस तरह से रियोस्टैट होता है। अगर आप इस नॉब को इधर की तरफ लेके जाएंगे, यानी कि स्लाइड करेंगे, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो सर्किट में रियोस्टैट ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। इधर स्लाइड करेंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो आपने खाली रियोस्टैट के इस स्लाइडर को ऐसे 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 करते रहना है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। इससे क्या होगा? सर्किट में रेजिस्टेंस बढ़ेगा। सर्किट में रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगा, क्योंकि करंट को ज्यादा रेजिस्टेंस मिल रहा है तो करंट घटेगा। सर्किट में रेजिस्टेंस घटेगा तो करंट बढ़ेगा। मतलब आप यहां पे क्या कर रहे हो? रियोस्टैट की मदद से आप करंट की वैल्यू को बढ़ा रहे हो और घटा रहे हो। तो क्या हमारा दूसरा पॉइंट भी आपको समझ में आ रहा है? करंट की वैल्यू वेरी करेंगे। वेरी करेंगे मतलब बदलेंगे विद द हेल्प ऑफ रियोस्टैट। रियोस्टैट की वैल्यू बढ़ाओ, करंट घटाओ, रियोस्टैट की वैल्यू घटाओ, करंट बढ़ाओ। क्या दूसरा पॉइंट में सपोर्ट है? दूसरे पॉइंट में किसी को दुख दर्द तकलीफ? क्लियर? बढ़े आगे। एक एक पॉइंट में संतुष्टि प्राप्त करनी है। एक एक पॉइंट में समझ में आता है गुड ऐसा बोलने का, खत्म करने का। बढ़िया, आगे बढ़े। चलिए, तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसमें इस पूरे टॉपिक का हार्ट एंड सोल छुपा हुआ है। अगर करंट की वैल्यू वेरी होगी तो करंट जो मैग्नेटिक फील्ड FIELD प्रोड्यूस करता है उसकी भी वैल्यू वेरी होगी। ऑब्वियस सी बात है। कैसे पता? देखो सिंपल से एक बार रिपीट टेलीकास्ट करते हैं। अगर मैंने रियोस्टैट की वैल्यू बढ़ा दी, यानी कि रेजिस्टेंस सर्किट में बढ़ गया, इसका मतलब करंट घट जाएगा। इसका मतलब करंट जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो भी घट जाएगा और कॉइल के अक्रॉस जो फ्लक्स होगा वो भी घट जाएगा।
क्या है ये? मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस कॉइल। ये क्या है? फ्लक्स अक्रॉस कॉइल। ये क्या है? करंट थ्रू कॉइल। हालांकि हालांकि जब आप रियोस्टैट से रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाते हो तो पूरे के पूरे सर्किट का ही रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो पूरे के पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो पूरे के पूरे सर्किट का करंट घटेगा। सर्किट का करंट घटेगा तो कॉइल से भी करंट जो जा रहा है वो घटेगा। बराबर है कि नहीं? कॉइल से भी करंट जा रहा है वो घटेगा। अब आप ये भी सोच सकते हैं कि वही करंट मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी घटेगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड घटेगा तो फ्लक्स भी घटेगा। और कॉइल के थ्रू फ्लक्स होता है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया। एक कॉइल ऐसे दिख रही है पर असली में वो कॉइल कैसी होती है? क्लास याद आया? ऐसी होती है कॉइल, ऐसी होती है। बराबर है? तो ये कॉइल का जो एक टर्न है इसको क्लोज लूप मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? इसको एक क्लोज्ड लूप मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? इस क्लोज्ड लूप से जाने वाला मैग्नेटिक फील्ड ही तो फ्लक्स होता है। तो जितना फ्लक्स इससे पास हो रहा है, करंट अगर इसमें से आई फ्लो हो रहा है इस तरह से, और अगर इस आई नाम की करंट की वैल्यू घट जाए तो इसमें से जितना फ्लक्स जाएगा वो घटेगा कि नहीं घटेगा? ऑब्वियसली घटेगा। मैग्नेटिक फील्ड घटेगा तो फ्लक्स भी घटेगा, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट एरिया। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड घटेगा तो फ्लक्स भी घटेगा। कितने लोग को ये बात समझ में है कि कॉइल के अक्रॉस जो फ्लक्स है वो घटेगा? दूसरा पॉइंट, एज द करंट विल वेरी मैग्नेटिक फ्लक्स इन कॉइल विल वेरी। तीसरा पॉइंट भी डन है। तीसरा पॉइंट भी डन है। अगर मैं इसका उल्टा बात करूं तो क्या होगा? अगर आपने रियोस्टैट की वैल्यू को घटा दिया तो करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी, फ्लक्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब जरा अपनी आंखों को इन दो डब्बों में टिकाओ। अगर तुमने जल्दी जल्दी आरएच की वैल्यू बढ़ाई और घटाई, लेफ्ट राइट, रेजिस्टेंस बढ़ाने और घटाने का बहुत सिंपल तरीका है, इस स्लाइडर को लेफ्ट राइट करते रहने का। तो जब आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ा और घटा रहे हैं तो करंट की वैल्यू भी बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है। फ्लक्स बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। इसका मतलब क्या ऐसी फीलिंग आ रही है कि डी फाई बाई डी टी हो रहा है? किसमें? कॉइल में। कितने लोगों को यह फीलिंग आ रही है? कितने लोगों को यह फीलिंग आ रही है कि डी फाई बाई डी टी विल हैपन इन कॉइल? कॉइल के अक्रॉस जो फ्लक्स है वो बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। दिस इज कॉल्ड एज डी फाई बाई डी टी। दिस इज कॉल्ड एज डी फाई बाई डी टी। इसका मतलब अगर कॉइल में डी फाई बाई डी टी हो रहा है, इसका मतलब तुम्हें पता है ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन कॉइल। यही तो है फैराडेज का लॉ। कहीं पे अगर डी फाई बाई डी टी कर दिया बेटा तो डी फाई बाई डी टी कर दोगे तो ईएमएफ इंड्यूस्ड कर दोगे। पर देखिए यहां पे करामत, देखिए यहां पे चीजें समझिए। कोई भी हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल नहीं किया है। हमने क्या यहां पे दिमाग लगाया? करंट जो खुद मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, हमने रियोस्टैट की मदद से उसी को वेरी करना चालू कर दिया। अलग अलग खेला हमने यहां पे टोटली डिफरेंट खेला। परंतु क्या हमें फोर्थ पॉइंट समझ में आ रहा है? as flux will vary as flux will vary emf will be induced in the same coil। क्योंकि फ्लक्स किस में वेरी हुआ? फ्लक्स इस कॉइल में वेरी हुआ, तो ईएमएफ किस में पैदा होगा? इस कॉइल में ही पैदा होगा। बोलो कितने लोग को यह बात समझ में आ रही है?
यस विजय, यही डिफरेंट चीज है। यहां पे कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है। नो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज यूज्ड हियर, प्लीज अंडरस्टैंड करिए। अब मैं आपको टॉपिक का नाम समझाता हूं। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम क्या है? सेल्फ इंडक्शन, बराबर है, यही है टॉपिक का नाम, सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस। इंडक्टेंस। तुम्हें सेल्फी का मतलब पता है क्या? डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फी? खुद के मोबाइल से, या खुद के मोबाइल से नहीं, खुद के हाथ से खुद का फोटो लेना, इट्स कॉल्ड एज सेल्फी, राइट? सो हियर यू आर कॉलिंग इट एज सेल्फ इंडक्टेंस। व्हाई यू आर कॉलिंग इट एज सेल्फ इंडक्टेंस? क्योंकि खुद का करंट, खुद का डी फाई बाई डी टी, खुद का ईएमएफ, सब खुद का। खुद का, कोई भी चीज बाहर से नहीं ली तुमने। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब बाहर से आने वाली मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे कोई भी चीज बाहर की नहीं है। खुद का करंट, उसी को वेरी किया, उसी से डी फाई बाई डी टी प्राप्त किया और उसी से ईएमएफ प्राप्त किया। हर चीज खुद की, इसलिए सेल्फ इंडक्टेंस टॉपिक का नाम। समझा? समझा? Why we are not taking an external magnetic field? अभी तक से जितनी भी एग्जांपल्स हुए हैं, भले वो शादी का एग्जांपल हो, कल एक कॉइल का एग्जांपल हो, कोई भी एग्जांपल हो, उसमें एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल किया जाता था। यहां कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं। खुद का करंट, उसी को वेरी किया, उसी से डी फाई बाई डी टी हासिल किया, उसी से ईएमएफ हासिल किया। और अगर आप देखोगे तो अगर कोई आपको सवाल पूछता है ना, अगर आप सवाल पूछता है कोई, करंट किधर है? कॉइल में। करंट किधर वेरी हुआ? कॉइल में। मैग्नेटिक फील्ड कहां वेरी हुई? कॉइल में। फ्लक्स कहां वेरी हुआ? कॉइल में। ईएमएफ किधर इंड्यूस हुआ? कॉइल में। सेल्फ, सब कुछ कॉइल में, सब कुछ कॉइल में। सेल्फ इंडक्टेंस। बोलो, मजा आया? नाम का मतलब समझा? नाम का मतलब समझा? पक्का? सेल्फ इंडक्टेंस। जितने जल्दी नाम के मतलब को समझोगे, उतने जल्दी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बढ़िया, बढ़िया। अगर मैं ऐसा कहूं आपसे, फ्लक्स इन द कॉइल is directly proportional to current flowing through coil, तो आप इस बात के सपोर्ट में हैं कि नहीं है? फ्लक्स इन द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू कॉइल। इस बात के सपोर्ट में हो या नहीं? देख के बताओ। यहां पे लिखा भी हुआ है मैंने, यहां पे मैंने लिखा भी हुआ है, आंखें खोल खोल के देखो और बताओ। करंट घटा तो फ्लक्स घटा, करंट बढ़ा तो फ्लक्स बढ़ा। तो क्या करंट और फ्लक्स के बीच में डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का रिलेशनशिप लिख सकते हैं? हाँ बोलो, लिख सकते हैं? एवरीबडी इन सपोर्ट इन दिस? लिख सकते हैं? पक्का लिख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। फ्लक्स इक्वल टू, कांस्टेंट डालने का समय आ चुका है, कांस्टेंट डालेंगे एल आई। एल क्या है? एल है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, ये कोएफिशिएंट, इसको सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं या कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। पहला फॉर्मूला आपके सामने तैयार। F इज इक्वल टू एल आई। एल एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटने के बाद कांस्टेंट आता है ना,
वो कांस्टेंट आपका एल है, काम तमाम। परंतु परंतु मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि कॉइल के पास, किसी भी कॉइल के पास क्या होता है, किसी भी कॉइल के पास क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। याद आया? याद आया? आपके कॉइल के पास भी नंबर ऑफ टर्न है कि नहीं? आपके डायग्राम में भी देखो कितने टर्न है, 1 2 3 4 5 6, है ना? आपके कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स है कि नहीं? नंबर ऑफ टर्न्स और फ्लक्स का क्या लेना देना होता है? नंबर ऑफ टर्न्स और फ्लक्स का क्या लेना देना होता है? आप जानते हैं, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं उतना ज्यादा फ्लक्स होता है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? कैन आई राइट इट लाइक दिस? एन फाई बराबर एल आई, लिख सकता हूं। एन फाई नंबर ऑफ टर्न्स को फ्लक्स के साथ डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। यहां से एल का फॉर्मूला क्या आएगा? एन टाइम्स फाई अपॉन आई। सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला भी आ गया आपके पास। और एक फाई एन से क्यू मल्टीप्लाई किया, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की हुई है ना? और क्या कर सकते हो? और क्या कर सकते हैं यहाँ पे ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ होता है डी फाई बाई डी टी। सुना होगा आपने इस बारे में, बराबर है ना? ई बराबर डी अपॉन डी टी। फ्लक्स कितना है भाई? माइनस साइन के साथ बात कर लेते हैं। फ्लक्स कितना है? ऊपर चलो, फ्लक्स कितना है भाई? हाउ मच इज फ्लक्स? फ्लक्स इज एल आई। पुट कर दो भाई, फाई के जगह पे एल आई पुट करो। करा? फाई के जगह पे एल आई पुट किया। ई बराबर, डेरिवेटिव करना आता है? एल कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकालते, माइनस साइन है, डी आई बाई डी टी। एक और फॉर्मूला बन गया आपका ईएमएफ का। यहां से आपकी मर्जी करे तो एल का फॉर्मूला निकाल लो मैग्नीट्यूड वाइज, ई अपॉन डी आई बाई डी टी। एक और फॉर्मूला एल का बन गया। अगर ये फॉर्मूला याद रखा तो भी एल का फॉर्मूला डायरेक्टली यहां से डिराइव करके निकाल सकते हो। एल का यूनिट क्या होता है? यूनिट ऑफ एल, ऊपर क्या है? वोल्ट, बराबर। नीचे क्या है? करंट बाय टाइम। करंट बाय टाइम मतलब करंट होता है एम्पियर, बाय टाइम मतलब सेकेंड। और इस चीज को आप बोल सकते हो हेनरी, एच से डिनोट कर सकते हो। वोल्ट अपॉन एम्पियर पर सेकेंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेनरी। ये हो गया एल का यूनिट। सिंपल सिंपल स्टेप है। अगर आपको यह बात समझ में आई कि फ्लक्स करंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कांस्टेंट एल डाला, नंबर ऑफ टर्न्स है इसलिए एन फाई डाला, खत्म हो गया। ये तो आपको पता ही है कि ये लेंसेज लॉ है। लेंसेज लॉ होता है E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। ऊपर फाई था, कितना फाई होता है? एल आई। अभी अभी निकल, फाई इज एल आई, वो उठा के यहां पे पुट कर दिया। डेरिवेटिव जितने लोग को नहीं पता है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है और जिसका वेरिएबल वैल्यू है वो अंदर आ जाती है। और अगर आप देखेंगे तो ये फॉर्मूला इतना जबरदस्त है, ये फॉर्मूला आपको खुद ही बता रहा है डी आई बाई डी टी मतलब क्या होता है पता है? करंट इज वेरिंग। और सच में करंट ही वेरी कर रहा था। देख लो जाके ऊपर, हो गया सेल्फ इंडक्टेंस खत्म। समझा? सिंपल। बड़े आगे, ठीक है, चलो एक और नॉलेज ले लो। ये जो वायर्स होती है ना, वायर्स, ऐसी जब हम कॉइल को ऐसे गोल गोल घुमाते हैं ना,
हम वायर को ऐसे गोल गोल घुमाते ना, इसको इंडक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इंडक्टर। वायर को ऐसे गोल गोल घुमाने को इंडक्टर भी बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय एल। इस वाले एल में और इस वाले एल में कंफ्यूज मत हो जाना। ये जो एल है, वैसे मैं इसको एल नहीं लिखना चाहता था, मैं इसको एस लिखना चाहता था। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है, इसलिए यहाँ पे एस लिखना चाहिए, बट टेक्स्ट बुक ने एल लिखा इसलिए मैंने एल लिख दिया। तो ये एल है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस का एल, ठीक है। और ये जो वायर्स है इनको इंडक्टर भी बोला जाता है कहीं कहीं पे। तो टेंशन मत लेना कि इंडक्टर अगर क्वेश्चन में कभी सुना है, जैसे कभी भी बच्चे सुनते हैं रेजिस्टर, उसके बाद सुनते हैं कैपेसिटर, और कहीं कहीं लिखा रहता है इंडक्टर, तो टेंशन है मत आना कि इंडक्टर क्या होता है। कैपेसिटर तो आपको पता होगा ऐसा होता है कैपेसिटर। इंडक्टर ऐसी वायर को इंडक्टर बोलते हैं, ये सी ये एल, और ऐसा रेजिस्टेंस, ठीक है। तो एक वायर ऐसी ऐसी लपेटी हो तो उसको इंडक्टर बोलते हैं। अब आप सोच रहे होगे कि इंडक्टर और सोलोनॉइड में क्या डिफरेंस है फिर, है ना। सोलोनॉइड भी ऐसे ही रहता है, देखो ये ऐसा दिखेगा तो ये आप सोलोनॉइड बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बोलोगे कि नहीं बोलोगे? ऐसा ही सोलोनॉइड, बचपन में ऐसा ही सोलोनॉइड सिखाया कि नहीं सिखाया तुम लोग को? बोलो मेरे को। हाँ या ना? तो अब तुम सोचोगे सर बचपन में तो बोलते थे वायर ऐसा ऐसा लपेटो तो उसको सोलोनॉइड बोलते हैं, और आज आप बोल रहे हो वायर ऐसे ऐसा लपेटो तो उसको इंडक्टर बोलते हैं। आ रहा है ये डाउट, आ रहा है दिमाग में? क्वेश्चन सबको समझ में आया? पक्का? ध्यान से मेरी बात सुनना। जो इंडक्टर नाम की चीज होती है वो, और सोलोनॉइड नाम की जो चीज होती है, दोनों एग्जैक्टली सेम है, बस दोनों की काम अलग है। काम क्या अलग है पता है? जो इंडक्टर आप यहां पे देख रहे हो ना, इंडक्टर, वो स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड करता है। वो खुद के अंदर एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब आप सोचोगे सर कैसे, कहां, क्या, तो इसके बारे में थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे। पर एक बात आप जरा दिमाग में अपने फिट कर लो, अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हमारा कुछ और मतलब है डिस्कस करने का। पर मुझे ऐसा लगा कि शायद आपके दिमाग में एक डाउट आएगा कि यार इंडक्टर और सोलोनॉइड तो सेम हो गया फिर, क्योंकि कोई भी चीज को अगर आप ऐसा ऐसा लपेटोगे तो इसी को तो इंडक्टर और सोलोनॉइड बोला जाता है। बिल्कुल सही, इंडक्टर और सोलोनॉइड दोनों के दोनों सेम चीज है, बस दोनों का काम अलग अलग है। सोलोनॉइड का क्या काम है? टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, बस। सोलोनॉइड इसके अलावा कुछ काम के लिए यूज नहीं होता, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर, उतना ही काम है सोलोनॉइड का। पर अगर इंडक्टर की बात करेंगे तो इंडक्टर अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। कैसे करता है, क्या करता है, थोड़े देर में हम डिस्कस करेंगे। पर फिलहाल के लिए कोई टेंशन है दिमाग में? समझ में आया? इंडक्टर बोलो या सोलोनॉइड बोलो एक ही चीज है, कोई फर्क नहीं है। वायर को ऐसा गोल गोल लपेटोगे, कॉइल बना दोगे, कॉइल बनाया, उसको इंडक्टर बोलो या सोलोनॉइड बोलो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। दोनों का काम भी सेम है, दोनों का काम भी सेम है। दोनों के दोनों बंदे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, दोनों के दोनों बंदे एनर्जी स्टोर करते हैं। पर जब आप सोलोनॉइड की बात करते हो तो आप एनर्जी स्टोर की बातें नहीं करते, पर वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, वो एनर्जी स्टोर करता है, प्रोड्यूस नहीं करता, स्टोर करता है। पर बोलने के लिए आप उसको नहीं बोलते कि वो एनर्जी स्टोर करता है। पर अगर आपने सामने वाले बंदे को बोला कि मेरे पास इंडक्टर है, तो आप सामने वाले बंदे को यह बोलना चाहते हो कि आप एनर्जी के टर्म्स में बात करना चाहते हो।
पर अगर अपने सामने वाले बंदे को बोला कि मेरे पास सोलोनॉइड है, तो आप सामने वाले बंदे से मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हो। पर क्या इसका मतलब यह है कि सोलोनॉइड एनर्जी स्टोर नहीं करता? बिल्कुल गलत। सोलोनॉइड भी एनर्जी स्टोर करता है। सोलोनॉइड ऑल्सो स्टोर्स एनर्जी, पर बस बात नहीं करते, नाम अलग अलग है। काम के हिसाब से एक ही चीज को दो अलग अलग नाम दे दिए। सोलोनॉइड ऑल्सो स्टोर्स एनर्जी, इंडक्टर ऑल्सो प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। बस सवाल यह है कि ये एनर्जी स्टोर कैसे करता है, हाउ। बस इसके बारे में थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। क्या इतनी दिमाग में क्लियर है बात सब लोग के? सबको समझ में आया? इंडक्टर और सोलोनॉइड एक ही चीज होती है, कोई फर्क नहीं दोनों के अंदर। आया समझ में? हाँ या ना? इंडक्शन, इंडक्टर और सोलोनॉइड एक ही चीज है, कोई फर्क नहीं दोनों के अंदर। कितने लोग को ये बात समझ में आई? पक्का? बहुत ही बढ़िया। चलिए अगला टॉपिक हमारा यही है। अरे वही तो बोल रहा हूं, नेम अलग अलग है काम के हिसाब से। एनर्जी स्टोरिंग की बात करते हो तो इंडक्टर का नाम लेते हो, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करनी है तो सोलोनॉइड बोलो, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की बात करनी है तो सोलोनॉइड बोलो, पर एनर्जी के बारे में बात करनी है तो इंडक्टर बोलो। ठीक है? अगला जो टॉपिक है वो यही है। अगला टॉपिक है इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। देखा, मैंने आपको बोला ना विजय, हमने यहाँ पे एनर्जी स्टोर की है। कहां की है, कैसे की है, मैं थोड़ी देर में उसमें बात करूंगा। मैंने आपको बोला कि अभी हमने एनर्जी स्टोर के बारे में बातचीत नहीं की। हाउ के आगे मैंने क्वेश्चन मार्क डाला है। कैसे एनर्जी स्टोर की? क्या हमने यहां पे अभी वाले एग्जांपल में एनर्जी स्टोर की? हाँ की, यहां पे एनर्जी स्टोर हुई है। इन दिस एग्जांपल आल्सो एनर्जी स्टोर हुई है। कहां हुई, कैसे हुई, किस फॉर्म में हुई, सब डिस्कस करेंगे। पर फिलहाल मुद्दा वो नहीं है। फिलहाल मुद्दा क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब क्या है? आपने लिए कॉइल, सोलोनॉइड माने कॉइल, कॉइल माने इंडक्टर। पर बच्चे के दिमाग में डाउट क्या आता है? या तो तुम कॉइल बोल लो, या तो तुम इंडक्टर बोल लो, या तो तुम सोलोनॉइड बोल लो। एक ही चीज को तीन तीन नाम देने की क्या जरूरत थी? कंफ्यूजन क्रिएट करते हो फिजिक्स में। अरे नहीं बाबा, कंफ्यूजन नहीं है। काम के हिसाब से नामकरण, काम के हिसाब से नामकरण। अगर आपको सबसे सिंपल भाषा में बात करना है तो कॉइल बोलो। जैसे मैंने अभी तक से ऊपर जितने भी स्टेटमेंट्स लिखे सब में कॉइल 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 लिखा है, बराबर है। पर अगर आप सामने वाले से एनर्जी के बारे में बात करना चाहते हैं कि ये कॉइल कितनी एनर्जी स्टोर कर रहा है, तो इंडक्टर बोलो। पर अगर आप सामने वाले इतना बोलना चाहते हो कॉइल कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो सोलोनॉइड बोलो। डिपेंडिंग ऑन काम नाम का सामने आता है। अब जब मैं अगला टॉपिक लिख रहा हूं तो मैं अगले टॉपिक में क्या लिख रहा हूं? इंडक्टेंस ऑफ अ सोलोनॉइड। मतलब अभी मैं श्योर हूं कि मैं एक सोलोनॉइड के बारे में बात करना चाहता हूं, बराबर है। मैं सोलोनॉइड के बारे में बात करना चाहता हूं, बराबर है। क्या फॉर्मूला मैंने ऊपर निकाला इंडक्टेंस का? सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला, कोएफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस का फॉर्मूला मैंने ऊपर क्या निकाला? L इज इक्वल टू एन फाइ अपॉन आई। अभी अभी निकाला कि नहीं निकाला? चले ऊपर चले, देखो ऊपर जाते हैं। कहां निकाला? ये देखो कहां निकाला फॉर्मूला, ये रहा, दिखा फॉर्मूला, एन फाइ अपॉन आई निकाला। ये फॉर्मूला मैंने किसके लिए निकाला? ये फॉर्मूला मैंने किसके लिए निकाला? ये फॉर्मूला मैंने अभी ऊपर वाले टॉपिक के लिए निकाला था कि नहीं निकाला था? यही सेम फॉर्मूला मैं अब इंडक्टेंस में भी यूज करने जा रहा हूं फॉर सोलोनॉइड। सोलोनॉइड के लिए भी यूज करना चाह रहा हूं। ऐसे कैसे? अगर ये फॉर्मूला मैंने इंडक्टर के लिए निकाला था, तो मैं ये फॉर्मूला सोलोनॉइड में कैसे यूज कर सकता हूं? मैं ये फॉर्मूला सोलोनॉइड में इसलिए यूज कर सकता हूं क्योंकि इंडक्टर ही सोलोनॉइड होता है। ये इस बात का प्रूफ है। आई बात समझ में? तो इंडक्टर बोलो या कॉइल बोलो या सोलेनॉइड बोलो, एक ही बात है। तो अब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे सोलोनॉइड में। पर सोलोनॉइड में ऐसी क्या खासियत है, ऐसा क्या डिफरेंट है?
बचपन में ना सोलोनॉइड के अक्रॉस कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका फॉर्मूला हमने निकाला है। पता है कितना होता है? म्यू नॉट एन आई। क्या बोलते हैं इसको? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड। बस इतना ही करना है, बस इस वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट करना है, सोलोनॉइड का फॉर्मूला मिल जाएगा। कितने लोग को ये फॉर्मूला याद आ रहा है? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। कहीं देखा है ये फॉर्मूला आप लोगों ने? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई देखा है कहीं? ये फॉर्मूला याद आ रहा है? आर यू रिमेंबरिंग दिस फॉर्मूला? पक्का? L बराबर N। फाई की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? फाई की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? B इंटू ए अपॉन आई। भूलना मत, भूलना मत। फाई क्या होता है? व्हाट इज फाई? फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। बराबर, ये फ्लक्स होता है। आपने कहा फाई के जगह पे मैंने B इंटू ए लिखा, बराबर। L बराबर N ए। B की जगह पे मैं पुट करूंगा म्यू नॉट एन आई अपॉन आई। ये देखो, B की जगह पे म्यू नॉट एन आई पुट किया, नीचे का आई ऊपर का आई कैंसिल हो गया, तो L बराबर कितना आएगा? N ए या फिर म्यू नॉट N स्मॉल n इंटू आई इंटू ए इंटू आई। तैयार है आप लोगों के आगे सोलोनॉइड का इंडक्टेंस का फॉर्मूला। सिर्फ एक चीज हमने सोलोनॉइड की यहां पुट की है, वो है सोलोनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड, बस। और वो बचपन में आपको पढ़ाई गई कि सोलोनॉइड के पास इतनी मैग्नेटिक फील्ड होती है। सिर्फ इतना मैग्नेटिक फील्ड का इतना सा फॉर्मूला यहां पुट किया और सोलोनॉइड का इंडक्टेंस निकाल लिया। सॉरी सॉरी, आई कैंसिल हुआ, बराबर। क्लियर है? अब कोई मुझे यह बताएगा कि कैपिटल एन और स्मॉल एन में फर्क क्या होता है? यहां कैपिटल एन है, यहां स्मॉल एन है, दोनों में फर्क क्या होता है? पता भी है? सेल्फ इंडक्टेंस और कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। अच्छा, कैपिटल एन होता है, बिल्कुल सही, नंबर ऑफ टर्न्स, या फिर थोड़े अच्छे से बात करो, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। बराबर है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। छोटा एन क्या होता है फिर? व्हाट इज छोटा एन? कैपिटल एन अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होता है तो छोटा एन क्या होता है? छोटा एन होता है एन बाय एल। होता है एन बाय एल, मतलब क्या? टर्न्स पर यूनिट लेंथ। 1000 बार बताया है, दिमाग में रखो वरना पछताओगे। छोटा एन होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ। बताया था कि नहीं बताया था? ये दो बातें आपको पता है कि नहीं पता है? हाँ या ना? पता है पक्का? ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इस वाले फॉर्मूले में कैपिटल एल बराबर म्यू नॉट, इस कैपिटल एन की जगह पे मैं एन इंटू स्मॉल एल लिख सकता हूं। कैपिटल एन की जगह पे एन इंटू एल, छोटा एन वैसे का वैसा, ए वैसे का वैसा। चेक कर लो, कैपिटल एन बराबर एनएल लिख सकते हैं, बराबर। अब मैं क्या कर सकता हूं? कैपिटल एल बराबर म्यू नॉट, ये वाला एन और ये वाला एन मिला के एन स्क्वायर हो जाएगा, बराबर। एल और ए,
एल बराबर म्यू नॉट एन स्क्वायर एल। ए क्या होता है? एरिया, जिसको आप लिख सकते हो पाई आर स्क्वायर। सोलेनॉइड का एरिया क्या हो सकता है? पाई आर स्क्वायर। या आप लिख सकते हो पाई, एरिया होता है डायामीटर बाय 2, तो आप एरिया लिख सकते हो पाई डायामीटर का स्क्वायर बाय 4। तो एरिया की जगह पे आप पुट कर सकते हो पाई डी स्क्वायर बाय 4। इस इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला जाने का मतलब यह है कि हमें कुछ बातें करनी है। सेल्फ इंडक्टेंस फॉर अ सोलोनॉइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है किसको? एन के स्क्वायर को। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलोनॉइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है डायामीटर के स्क्वायर को। ये दो चीजें आपने याद रखनी है जो आपको एंट्रेंस में काम आएंगी। एंट्रेंस में क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि एक सोलोनॉइड है हमारे पास, हमने उस सोलोनॉइड के लेंथ को, सॉरी, हमने उस सोलोनॉइड के नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को डबल कर दिया। बताओ उसके सेल्फ इंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? सेल्फ इंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? सेल्फ इंडक्टेंस 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि अगर ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ 2 गुना हो गए तो 2 2 जा 4, ये 4 गुना हो जाएगा। फिर क्वेश्चन आपको ऐसा आ सकता है एग्जाम में कि डायामीटर को हमने डबल कर दिया, बताओ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलोनॉइड पे क्या फर्क पड़ेगा? वो 4 गुना हो जाएगा। ये है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। चेक कर लो भाई। यहां से शुरू हो रहा है। ये फॉर्मूला कहां से लेके आए? ऊपर से लेके आए। पर आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि सर ये फॉर्मूला तो कॉइल स्लैश इंडक्टर का है ना, कैन वी यूज इट इन सोलेनॉइड? जवाब है यस। सोलेनॉइड इज इक्वल टू इंडक्टर इक्वल टू कॉइल। तो अगर आपको डाउट आया तो आप ये जरा पढ़ लेना, तो आपको एक बार समझ में आ जाएगा। ये कहां से लाए? बचपन में पढ़ा कि सोलोनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई होती है। तो फिर क्या किया? फाई की जगह पे, फाई की जगह पे पहले बी ए पुट किया, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, ठीक है। फिर फाई की जगह पे बी ए पुट किया, फिर बी की जगह पे म्यू नॉट एन आई पुट किया। करंट करंट कैंसिल हो गया। फिर मैंने आपसे पूछा बड़ा एन छोटा एन क्या होता है? तो बड़ा एन लिखा जा सकता है छोटा एन इंटू लेंथ। तो बड़े एन की जगह पे एनएल पुट किया, एन और एन का स्क्वायर हो गया। एरिया की जगह पे पाई आर स्क्वायर पुट किया, आर की जगह पे डी बाई टू का स्क्वायर डी स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। ये चीज से हमें यह पता चला कि जो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलोनॉइड है वो एन स्क्वायर को और डी स्क्वायर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इतना समझना था। बोलिए, सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में समझ में आया क्या? पक्का अंडरस्टूड है? पक्का? ठीक है। कितने लोगों ने कैपेसिटर नाम वर्ड सुना है? हाउ मेनी पीपल ऑफ यू हैव हर्ड द वर्ड कैपेसिटर? हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड द वर्ड कैपेसिटर? कहां सुना है कैपेसिटर के बारे में? हुआ तो था, कहां हुआ था?
कहां पढ़ा हमने कैपेसिटर के बारे में? अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया क्या अपना? स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे ही इंडक्टर वैसे ही इंडक्टर स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले तो ये समझो, और जितने लोग फैन की स्पीड की बात कर रहे हैं ना, फैन की स्पीड बढ़ाने और घटाने में इंडक्टर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। वो जो फैन की स्पीड में नॉब होता है ना ऐसा, उस नॉब का नाम पोटेंशियोमीटर होता है, जो आपने पढ़ रखा है। ठीक है, पर फैन में और ट्यूबलाइट में इस तरह का एक वाइट कलर का एक चीज लगा होता है जिसको चोक बोलते हैं। कितने लोग ने देखा है? पुरानी वाली ट्यूबलाइट्स में आता था, नई वाली ट्यूबलाइट्स में अभी नहीं आता। चोक देखा, ऐसा चोक। फैन में अगर ऊपर का इसका मुंडका निकाले ना, फैन का मुंडका, तो अंदर ऐसा व्हाइट कलर का मिलेगा। और ट्यूबलाइट में भी होता है, इसको चोक बोलते हैं, चोक। ये जो चोक होता है ना बेटा, ये इंडक्टर होता है। क्या होता है ये? इंडक्टर होता है। समझ में आया? अब तुम्हें समझाता हूं मैं कि इंडक्टर ट्यूबलाइट में और फैन में क्यों लगाते हैं, तब जाके तुम्हें इस इंडक्टर का महत्व समझ में आएगा। ठीक है, ट्यूबलाइट या फिर फैन, अगर आपने ट्यूबलाइट या फैन का बटन ऑन किया तो ट्यूबलाइट और फैन अपने मैक्सिमम पावर में आने पे थोड़ा टाइम लेते हैं। ट्यूबलाइट तो ब्लिंक होके जलती है, फैन आराम आराम से स्पीड पकड़ता है। भले ही फैन आपने 5 पे क्यों ना चालू किया हो, आराम आराम से चालू होगा। याद रखिए, ट्यूबलाइट और फैन ट्यूबलाइट और फैन 240 वोल्ट आपके घर से कनेक्टेड है। यस यस, आई नो, बहुत सारे लोग को लगता है वो कैपेसिटर है। वो कैपेसिटर नहीं है, वो इंडक्टर है। इसलिए मैंने आपको यहां का फर्क बताया। मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे थिंक कि ट्यूबलाइट और फैन में जो चीज लगी हुई है वो कैपेसिटर है। वो कैपेसिटर नहीं है, वो इंडक्टर है। कृपया करके बात को समझे। आज ट्यूबलाइट और फैन घर पे 240 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, अगर आपने ट्यूबलाइट और फैन का बटन ऑन किया, जैसे ही आपने ट्यूबलाइट और फैन का बटन दबाया, आपको पता है कि क्या होगा? बटन ऑन। आपको पता है क्या होगा बटन ऑन करने से? बटन ऑन करने से एक साथ पूरा 240 वोल्ट ट्यूबलाइट और फैन को मिलेगा, है ना? क्योंकि ट्यूबलाइट और फैन तो घर से कनेक्टेड है। तो अगर ट्यूबलाइट और फैन घर से कनेक्टेड है तो घर पे कितना वोल्टेज आता है क्लास? आपके आपके घर पे वोल्टेज आता है 240। तो पूरा का पूरा 240 एक साथ झटके में सीधा ट्यूबलाइट और फैन के पास पहुंच जाएगा। इससे क्या हो सकता है? इससे आपका ट्यूबलाइट ब्लास्ट हो सकता है, और और आपके फैन के अंदर कॉइल होती है कॉपर की, वो बर्न हो सकती है। ये दोनों चीजें पॉसिबल है। तो फैन घूमना बंद कर देगा। अंदर एक कॉइल होती है, कभी फैन का अगर खुल के देखा होगा ना, कभी इंटरनेट पे फैन के अंदर की कॉइल के पिक्चर्स देख लेना, ठीक है ना? वो पिक्चर्स देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि फैन के अंदर कॉइल होती है। ठीक है, फैन के अंदर होती है कॉइल। फैन कॉइल, फैन के अंदर होती है कॉइल। किधर होती है कॉइल?
वॉल फैन कॉइल, सब एसी दिखा रहा है ये तो। कॉपर की कॉइल होती है, सीलिंग फैन के अंदर कॉइल होती है। मिला मिला मिला, एक मिनट तुमको दिखाता हूं। फीलिंग मांगता है क्लास, फीलिंग मांगता है, ऐसे ही खाली मुंडी हिलाने में मतलब नहीं है, फीलिंग मांगकर। ठीक है, ये देखो, है ना, ये घर पे है ना फैन आपके, लगा ऐसा छत पे फैन लगा ऐसा तुम लोगों ने, है ना। ये देखो, इसके अंदर ऐसी कॉपर की कॉइल होती है, दिख रहा है ये कॉपर की कॉइल होती है। दिस इज द कॉइल जिसके बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, ओरिएंट नहीं चाहिए हम लोग को। ओनली फैन, नो ब्रांड प्रमोशन। हाँ, दिख रहा है। तो अगर 240 एक साथ आपके फैन को मिलेगा तो क्या होगा क्लास, बर्न होगा कि नहीं बर्न होगा, कॉइल बर्न होगी। तो अभी क्या होता है, जैसे ही आप बटन ऑन करते हो ना, जैसे आप बटन ऑन करते हो तो सबसे पहले वो जो 240 वोल्ट से आने वाला करंट है ना, वो इंडक्टर से पास होता है, और इंडक्टर से पास होने के बाद वो फैन या फिर ट्यूबलाइट के पास जाता है। तो इससे क्या होता है पता है क्या, ये जो इंडक्टर है ना, वो एक स्पीड ब्रेकर का काम करता है। स्पीड ब्रेकर सुना आपने, आपकी रोड्स में स्पीड ब्रेकर लगाते हैं, है ना। तो रोड में स्पीड ब्रेकर क्यों लगाते हैं, ताकि अगर आप हाई स्पीड में कोई चीज आ रही होगी तो वो उसको उसकी स्पीड स्लो कर देता है। तो जैसे ही हाई स्पीड में कोई करंट इसके पास आता है इंडक्टर के पास, तो वो इंडक्टर सबसे पहले तो उस करंट को रोकता है, स्लो डाउन करता है, मतलब वो उसको एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, इंडक्टर खुद करंट को एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। और साइड बाय साइड तब तक इंडक्टर क्या करता है, उसके पास जो एनर्जी स्टोर्ड है वो तब तक फैन और ट्यूबलाइट को देता है, ताकि बटन ऑन होते ही फैन और ट्यूबलाइट चालू तो हो जाए, पर वो चालू होता है इस इंडक्टर के अंदर स्टोर हुई हुई इनिशियल एनर्जी से। और साइड बाय साइड इंडक्टर क्या करता है, आने वाले करंट को स्पीड ब्रेकर की तरह झटका मार मार के वो फैन तक पहुंचाता है। तो फैन और ट्यूबलाइट को चालू होते समय, अगर स्पेशली ट्यूबलाइट को चालू होते अगर देखोगे, तो ट्यूबलाइट स्टार्टिंग में ब्लिंक क्यों करती है पता है आपको, ट्यूबलाइट स्टार्टिंग में ब्लिंक इसलिए करती है क्योंकि जो भी करंट ट्यूबलाइट तक आता है वो इंडक्टर से होते हुए आता है, और इंडक्टर उस करंट को डायरेक्टली ट्यूबलाइट के पास नहीं भेजता, थोड़ा थोड़ा भेजता है, थोड़ा थोड़ा भेजता है। तो ट्यूबलाइट को लगता है अरे ऐसे अगर करंट भेजोगे तो मैं कैसे चालू होऊंगा, तो इंडक्टर ट्यूबलाइट को क्या बोलता है, अबे मेरे पास है ना एनर्जी, मैंने मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर किया है ना, देता हूं ना तेरे को, क्यों टेंशन ले रहा है तू, तेरे को इनिशियल चालू होने के लिए जो झटका मांगता है ना, वो मेरे पास एनर्जी है, तू टेंशन मत ले। पर अगर मैंने ये करंट तेरे को डायरेक्टली दे दिया, तू ब्लास्ट हो जाएगा। तो एट अ टाइम इंडक्टर दो काम कर रहा है, आने वाले करंट को डायरेक्टली ट्यूबलाइट के पास भेज भी नहीं रहा है, और उसके पास जो एनर्जी स्टोर्ड है वो डायरेक्ट करंट ना आने की कमियां पूरी कर रहा है। मतलब इस ट्यूबलाइट को पता भी नहीं चल रहा है कि उसके पास डायरेक्टली करंट नहीं आ रहा है, यानी कि थोड़ा बाहर का करंट प्लस थोड़ा इंडक्टर का एनर्जी, ऐसा मिक्सचर मार के ट्यूबलाइट को देते हैं। तो ट्यूबलाइट फिर ब्लिंक मार मार के 2-4 बार ब्लिंक मारता है, उसके बाद चालू हो जाता है, क्योंकि उतने में ये फ्लो थोड़ा आराम से मेंटेन हो जाता है। सो डू अंडरस्टैंड क्लास दैट इंडक्टर ऑल्सो प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस, वो करंट को रोकने का भी काम करता है, और हम ये सीखेंगे एसी सर्किट नाम के चैप्टर में। तो आज मैंने बातों बातों में आपको 2-4 चीजें समझी। सर बट आजकल एलईडी ट्यूबलाइट आते हैं जिसमें हम इंडक्टर तो नहीं होता है, एलईडी के लिए जरूरत नहीं है, एलईडी के लिए जरूरत नहीं है। एलईडी क्या है, व्हाट इज एलईडी? अभिषेक का सवाल है कि सर आजकल हम एलईडी यूज करते हैं, व्हाट इज एलईडी, फुल फॉर्म क्या एलईडी का? एलईडी का फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड
जब आप एक डायोड की बात करते हो, जब आप एक डायोड की बात करते हो, ये डायोड इस तरह से डिजाइन किया जाता है, ये एक पीएन जंक्शन होता है, ये इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि इसके पास आने वाला करंट इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो यहां पे ब्लास्ट ब्लास्ट होने की कोई क्षमता नहीं होती, कुछ ऐसा फ्यूज व्यूज होने का कुछ होता नहीं, इसलिए इसकी गारंटी भी होती है। कोई भी एलईडी दुकान से खरीद के ला, उसके ऊपर ऐसा मार्कर से लिख के देगा इतने साल का वारंटी है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे बिल्ड क्वालिटी से बनी होती है। इसलिए ट्यूबलाइट्स आजकल बंद हो गए और आजकल आप एलईडीज का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। पर मुद्दा ये था कि कैपेसिटर भी एनर्जी स्टोर करता है, इंडक्टर भी एनर्जी स्टोर करता है, पर कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में करता है, और जो एनर्जी इंडक्टर स्टोर करता है वो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में करता है। अब इतना समझने के बाद अब आप इस सवाल का जवाब तो जान सकते हो ना, कैसे स्टोर करता है ना। आप इस सवाल का जवाब जानने के लिए आप तैयार है ना? बेसिक हिस्ट्री विस्ट्री, अब तो कोई दिमाग में डाउट नाम की चीज नहीं है ना। कैसे स्टोर करता है, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करता है, पर कैसे, फिनोमेना क्या है, होता कैसे ये सब चीजें, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए अब आपका दिमाग तैयार है क्या? इज योर ब्रेन रेडी फॉर दैट? बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट लेक्चर में इस बारे में बात करेंगे, ठीक है? क्लास जितना पढ़ा रहा हूं, अगर आप रेगुलरली नहीं पढ़ेंगे तो फिर टेस्ट नजदीक आ रहे हैं, आपकी वाट लग जाएगी, ठीक है? रेगुलरली जितना पढ़ाया जा रहा है, थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जा रहा है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओ। अभी से अभी ईएमआई चैप्टर ऐसा कर लो कि अभी के अभी मेरे साथ साथ आपका ईएमआई चैप्टर खत्म होना चाहिए। प्रीवियस चैप्टर्स अपने यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं, अभी मैंने रोटेशनल डायनामिक्स भी डाल रहा हूं अभी मैं यूट्यूब चैनल पे, है ना? तो धीरे 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 प्रीवियस चैप्टर एक एक वीडियो के साथ, जो रोटेशनल डायनामिक्स का आएगा उसके साथ प्रीवियस चैप्टर होते रहेंगे आपके, और अभी धीरे धीरे साथ साथ ईएमआई करते रहो, तो प्रीवियस चैप्टर का भी रिवीजन होता जाएगा और करंटली जो चल रहा है उसका भी चलता रहेगा। ऐसे जब दोनों मिलके आप करोगे तो ऑटोमेटिकली जब तक आपके एग्जाम आने वाले हैं तब तक आपका काम हो जाएगा, ठीक है? यस विजय, आई नो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी करेंगे, पर क्या आपने बात समझ रहे हैं? यूट्यूब पे कैसे मिलेगा गरीब पीपल्स? अरे यार यूट्यूब यूट्यूब पे तुम लोग नहीं हो क्या रे? चैनल का नाम गरीब पीपल्स, स्क्रीनशॉट ले लो, ये चैनल का नाम है, डालो, इसके ऊपर सारे वीडियोस आते हैं, ठीक है? डू चेक द चैनल एंड वहां पे देख लेना, ठीक है? यूट्यूब पे अबे है ना वीडियो, चैनल पे जाके देखना। अरे मैं ग्रुप में लिंक भेज दूंगा, ठीक है? आई सेंड द लिंक इन द ग्रुप, ओके? वहां पे देख लीजिए, ठीक है? चलो बाय।